हेलो एवरीवन। सो अरमान फाइनेंशियल्स के Q2 के रिजल्ट आए हैं। आज कॉन कॉल हुआ कंपनी का। मार्केट से हमने देखा कि स्टॉक को काफी अच्छा रिवॉर्ड किया उन्होंने। तो कैसे नंबर्स हैं एंड उससे भी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस का साइकिल चल रहा है उसमें करंट सिचुएशन क्या है, अरमान कहां पे स्टैंड करता है एंड किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज है इस पूरे स्पेस के अंदर। तो इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अरमान की Q2 के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो आई मीन मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम हमने कब अरमान का पीपीटी डिस्कस किया था, बिकॉज लास्ट 2-3 क्वार्टर से सिर्फ हम कॉन कॉल मैनेजमेंट की कमेंट्री पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पीपीटी में कुछ खास डिस्कस करने को था भी नहीं। मतलब एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी, लोन बुक ग्रोथ था नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी थी नहीं, तो कुछ खास इंटरेस्ट बन भी नहीं रहा था। सो अभी इस क्वार्टर के नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। तो इनका अगर आप मॉडल देखोगे ना, तो पहले तो आई मीन 1-1.5 साल पहले तक 80-85% जो लोन बुक था कंपनी का वो प्योर माइक्रो फाइनेंस था, ये जेएलजी वाला बिजनेस। अब कंपनी ने 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। एक तो है ये माइक्रो फाइनेंस ग्रुप लोन, दूसरा है नॉन एमएफआई पोर्टफोलियो जिसमें इनका आता है एमएसएमई लोन, 2 व्हीलर लोन, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और इसके बाद में इंडिविजुअल बिजनेस लोन। ये भी माइक्रो फाइनेंस का है, अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन इसमें आपकी जो कस्टमर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब ग्रुप लोन के आप ये समझ लो जो टॉप क्रीम है ना, उसमें उसको आप लोन देते हो, मतलब इंडिविजुअल लोन देते हो, यानी कि उनका क्रेडिट डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, उन कस्टमर्स को आप अलग से लोन देते हो। तो ये है इनका एक नॉन एमएफआई पोर्टफोलियो और ये है कंपनी का एमएफआई पोर्टफोलियो, यानी अभी 66% जो लोन बुक है कंपनी का वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर है। अब अगर हम इनके एक एक सेगमेंट को डिस्कस करें तो एमएफआई में आई मीन बाकी नंबर्स हम देखेंगे कि लोन बुक ग्रोथ कितनी हुई है, डिसबर्समेंट का ट्रेंड कैसा है, लेकिन यील्ड आप देखोगे तो उसमें 22.6% के आसपास का यील्ड है। अगर आपको याद हो, जब हम लास्ट अच्छे साइकिल में इस बिजनेस को डिस्कस करते थे तब कंपनी का यील्ड ऑन एन एवरेज 25 से 26% के बीच में होता था। अभी कितना आ गया है? 22.6% के आसपास है। फिर एमएसएमई लोन, इसमें अगर आप एयूएम देखोगे तो अच्छी ग्रोथ है फर्स्ट हाफ के अंदर, डिसबर्समेंट में भी ठीक ठाक ग्रोथ है 18-19% के आसपास का। यील्ड इसमें अगर हम देखें तो 35% के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट यील्ड इसमें चार्ज करती है, यानी माइक्रो फाइनेंस से भी ज्यादा यील्ड आप बनाते हो अपने एमएसएमई बुक के अंदर। अब कौन से इनके कस्टमर्स हैं, कैसे ये कंपनी उनको इतना हाई यील्ड चार्ज करती है, ये आगे इनके कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका लैब बुक। अब ये जो इनका लैब वाला बुक है ना, ये कंपनी ने लास्ट ईयर से बिल्ड करना स्टार्ट किया है। इसमें ग्रोथ तो ऑफकोर्स अभी बेस छोटा है, तो आपको दिखेगा लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है, डिसबर्समेंट, इनकम सब में ग्रोथ है, लेकिन एक जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो है आपका टिकट साइज। लास्ट ईयर इसमें कंपनी ऑन एन एवरेज 4.5 लाख का टिकट साइज का लोन देती थी। अब आप देखोगे वो टिकट साइज बढ़ करके 7.5 लाख हो गया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है कंपनी ने। एंड यील्ड अगर हम इसमें देखें तो 21.6% का यील्ड है इसमें। और लास्ट आपका आता है 2 व्हीलर लोन। आई थिंक इनका 3-4% का टोटल एयू में 2 व्हीलर आता है। इसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है और यील्ड इसमें कितना कमाती है अरमान? 25.7% के आसपास, यानी सबसे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है कंपनी के लिए एमएसएमई, जो 22 से 23% कंट्रीब्यूट करता है टोटल एयूएम के अंदर। उसके बाद आता है आपका माइक्रो फाइनेंस का बुक, सॉरी ये 2 व्हीलर का बुक, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कम है। और थर्ड नंबर पे आपका माइक्रो फाइनेंस का बुक। अभी इनके Q2 के अगर हम नंबर्स देखें तो ये है इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर। हमने हर एक लेंडर में डिस्कस किया है कि जब भी साइकिल टर्न हो रहा हो, मतलब अप साइकिल में बिजनेस धीरे धीरे एंटर कर रहा हो, तो हमको वाई वाई नहीं देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को कंपेयर करके बिजनेस का ट्रेंड समझना है। तो सेम आप यहां पे भी देखो, नेट टोटल इनकम सिक्वेंशियली कंपनी का 11% से इंक्रीज हुआ है, पीपीओपी में 2% की ग्रोथ है। अब ये यहां पे फ्लो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। क्यों हुए हैं ये पहले भी डिस्कस किया है, फिर से समझेंगे। फिर आप देखोगे कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। Q4 ऑफ FY25 में जब हमने अरमान को दोबारा से मतलब डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जब साइकिल में थोड़ी थोड़ी रिकवरी के साइन दिख रहे थे, तब उस क्वार्टर में इस कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट का नंबर अराउंड 89 करोड़ का था। फिर आप Q1 में देखोगे तो Q1 में भी वो नंबर कम हुआ था अराउंड 66 करोड़ पे, और इस क्वार्टर में 38 करोड़ पे आ गया है। यानी थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है ये जहां पे इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर इंप्रूव होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा ट्रेंड होता है, सबसे पॉजिटिव ट्रेंड होता है किसी भी लेंडर के लिए, कि अगर उनकी आने वाले क्वार्टर्स में एसेट क्वालिटी के ट्रेंड अच्छे हैं तो मतलब लोन बुक में ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से आपको दिखेगा कि कंपनी ने पॉजिटिव पैट रिपोर्ट करा है। लास्ट क्वार्टर में इनका लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया था, एंड हमने जितने भी दूसरे माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स को डिस्कस किया, एक ये की टर्म हमने अरमान के लिए बार बार डिस्कस किया था कि इनको इस क्वार्टर में ना पैट में पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। मतलब आप उसको देखो, वो क्या नाम है उसका, स्पंदना स्फूर्ति, उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अच्छा देती है, गाइडेंस बहुत अच्छा देती है, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो फिर देखता है आपको बॉटम लाइन में लॉस। अब जब इंडस्ट्री के बाकी सारे प्लेयर्स बोल रहे हैं कि रिकवरी चल रही है, एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर नीचे की तरफ जा रहा है, उनकी मैनेजमेंट भी बातें यही कर रही है, लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब आप रीजन उसमें, एक्सक्यूज उसमें कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर मुझे किसी बिजनेस पे बेट करना है, वो भी इतने सिक्लिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो आई मीन मुझे पैट पॉजिटिव चाहिए, मुझे पैट ग्रोथ दिखना चाहिए कम से कम बिजनेस में, अगर आप एक टर्न अराउंड प्ले करने जा रहे हो। इसीलिए अरमान का ये जो पॉजिटिव पैट का नंबर आया है इस क्वार्टर में, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मतलब एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि लेंडर का धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। देन
ये इनका कंसोलिडेटेड नंबर है। तो कंसोलिडेटेड में भी वैसे आप डिसबर्समेंट का नंबर देखोगे ना सिक्वेंशियली, सो लगभग 22-23% के आसपास की ग्रोथ है। देन इनका अगर हम ये यील्ड का नंबर देखें तो यील्ड बीच में काफी गिर गया था इनका Q3 के अंदर, अभी सिक्वेंशियली अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। यील्ड आपका लगभग 4 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है। उसी की वजह से आप निम का नंबर भी देखोगे तो लगभग 17% टच कर रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। लेकिन कॉस्ट टू इनकम आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 50% है। अब कॉस्ट टू इनकम क्यों ज्यादा है इनका, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें आई मीन कॉस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बिजनेस का नेचर अगर आप समझोगे तो फिक्स कॉस्ट मॉडल है ना। एम्प्लॉइज हैं आपके, मतलब वही आपको लोन डिसबर्स करते हैं, लोन रिकवरी का काम करते हैं, अंडर राइटिंग का काम करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट मॉडल है आपका। अब जब भी आपका साइकिल खराब होगा, मतलब आप लोन देना बंद करोगे, एसेट क्वालिटी आपका डिटोरिएट होता रहेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि उन एम्प्लॉयज को हटा दो, मतलब 6 महीने साल भर के लिए, जब तक साइकिल इंप्रूव नहीं हो जाता। उनको तो आपको सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो कॉस्ट वाला पार्ट आपको हिट करता रहेगा जब तक आपका बुक ग्रो करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो इस कंपनी का वो सेम IDFC फर्स्ट बैंक जैसा अभी कंडीशन है। तो जैसे जैसे हमको दिखेगा ना आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की AUM ग्रोथ अच्छी आ रही है, डिसबर्समेंट का नंबर पिकअप कर रहा है, कॉस्ट टू इनकम वापस से हमको दिखेगा जो पहले का था इनका 25-30% के रेंज में, उस लेवल तक आराम से जा सकता है। लेकिन अभी ऑफकोर्स काफी एलिवेटेड लेवल्स पे है। ग्रॉस एनपीए अगेन आप यहां पे सिक्वेंशियली कंपेयर करोगे तो दिखेगा एनपीए इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5 से 3.7%। लेकिन क्योंकि हमने देखा क्रेडिट कॉस्ट का नंबर कंपनी का इंप्रूव हुआ है, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग नहीं कर रही। और वो लेंडर कब नहीं करता, जब आप इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हो कि मेरा रोल फॉरवर्ड नहीं हो रहा। रोल फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर ने एक EMI मिस करी, अब वो एकदम से मेरा एनपीए बकेट के अंदर नहीं जाएगा, मतलब वो रिकवर हो जाएगा। तब आप अपना जो प्रोविजनिंग है उसको आप कम करने लग जाते हो, बिकॉज आपको ये पता है कि फ्रेश स्लिपेजेस के नंबर मेरे कम होते जा रहे हैं। ये जो एनपीए में कस्टमर मेरे बन रहे हैं ये पुराने कस्टमर है, मतलब जो ऑलरेडी 1-2 EMI अपना मिस कर चुके थे। तो अनसिक्योर्ड बिजनेस में ये बहुत नॉर्मल है कि कस्टमर अगर एक EMI अपना मिस करता है, 7 डेज होता है, 15 डेज होता है, तो वो बहुत ईजिली आपका 90 डेज कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन सिक्योर्ड वाला जो बुक है, जैसे होम लोन हो गया या MSME का पोर्टफोलियो हो गया, उसमें इसका अपोजिट होता है। अगर कस्टमर एक EMI 2 EMI मिस करता भी है तो वो मेक श्योर करता है कि वहां पे वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब एनपीए के बकेट में ना जाए, बिकॉज उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको लूज कर सकता है। तो इस एक तरीके से डर की वजह से कस्टमर वहां पे कंसिस्टेंटली EMI पे करता रहता है। लेकिन अनसिक्योर्ड वाले में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसलिए आप देखोगे कि जो ग्रॉस एनपीए तो बढ़ा है, ये तो आपके पुराने कस्टमर्स थे, लेकिन फ्रेश स्लिपेजेस ये लेंडर देख रहा है कि मेरे कम आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का नंबर जो है वो इस क्वार्टर में काफी कम आया, इनका प्रोविजनिंग ज्यादा करी नहीं है इन्होंने। प्लस अगर हम इनका ये 31 से 90 का बकेट भी देखें, इसमें माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, MSME है, 2 व्हीलर है, तो अक्रॉस पोर्टफोलियो आप देखोगे सब में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। Q1 के कंपैरिजन में Q2 में 31 से 90, यानी जिन कस्टमर्स ने एक से लेकर के 2 EMI मिस करी है, उनमें सब में रिकवरी दिख रही है मुझे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। देन अगर मैं इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक देखूं तो AUM तो ऑफकोर्स आपको अभी डी ग्रोथ होता हुआ ही दिखेगा, लेकिन डिसबर्समेंट का नंबर आप देखो ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ है डिसबर्समेंट में कंपनी के माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर। ये हम कंसोलिडेटेड नहीं देख रहे, माइक्रो फाइनेंस देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड में एक ये डाउट होता है ना कि क्या पता MSME का डिसबर्समेंट ग्रो कर गया हो या लैब का बुक ग्रो कर गया हो। यहां पे आपको दिख रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में भी 25% की सिक्वेंशियल मुझे डिसबर्समेंट ग्रोथ दिख रही है। देन इनका अगर आप ये मार्जिन का नंबर देखोगे तो अभी 14% है, और यील्ड जो हमने इंक्रीज देखा था कंपनी का कंसोलिडेटेड में, उसमें एक बड़ा रोल था इनका ये माइक्रो फाइनेंस का। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने माइक्रो फाइनेंस की यील्ड को 22.6 से 23.4% पे कर दिया है, यानी यील्ड मेरा इंप्रूव हुआ, उसकी वजह से मेरे कंसोलिडेटेड में भी मार्जिन वगैरह इंप्रूव हुए हैं। प्लस एक और चीज है, ये आप यील्ड देख रहे हो कि कंपनी का 23% क्रॉस कर गया है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है यहां से कि कंपनी अपनी यील्ड को और बढ़ा सकती है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से इस बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूं एंड आई थिंक मैंने इनका यील्ड जो है वो 26-27% पे भी देखा है। तो अभी बहुत स्कोप है कि मतलब यील्ड आपका 23% से 24%, 25% तक भी जा सकता है। तो जैसे जैसे ये यील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि पर लोन जो मैं प्रॉफिट बनाता हूं ना, वो मेरा इंक्रीज होता जाएगा। दूसरी तरफ से अगर आप देखो तो हम अभी किस इन्वायरमेंट में, अभी हम रेट कट वाले साइकिल के अंदर है, यानी आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हो रहा है। तो बैंक की तरफ से इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, उसमें इनको एडवांटेज मिलेगा। तो एक तो आपका यील्ड बढ़ गया, दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर एडवांटेज आएगा, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा मार्जिन के अंदर, यानी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है आपका, वो उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सॉलिड इंप्रूवमेंट। और उसकी वजह से आपको दिखेगा PPOP का नंबर बहुत फास्ट ग्रो करेगा, पैट का नंबर उसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ आएगी। इसलिए ये जो बिजनेसेस होते हैं ना, ये अनसिक्योर्ड वाले, ये बहुत सिक्लिकल होते हैं। मतलब
ये वाला जो अभी साइकिल चल रहा है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आप देखोगे लगभग 3-4 क्वार्टर के बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। ये आरओए का नंबर जो अभी आपको माइनस में दिख रहा है, आई मीन आरओए का नंबर जब साइकिल अच्छा था अरमान का तब 6-7% का आरओए ये बनाता था। आप हार्डली किसी और लेंडर को देखोगे जिनका 4.5-5% का भी आरओए हो। ये कंपनी 6 से 7% का आरओए बनाती थी, आरओई कंपनी लगभग 30-35% तक का बनाती थी। तो ये इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज इनके पास में ये मतलब जब साइकिल टर्न अप होता है ना तो मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में एकदम से हमको बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी वो चीजें हमको ट्रैक करनी है। सो ओवरऑल तो यही नंबर्स है कंपनी के। अब नंबर्स ओवरऑल ठीक आए हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि नंबर्स को कंपेयर किस तरीके से करना है। अगर आप नॉर्मल बाकी लेंडर्स की तरह देखोगे, वाई देखोगे और लोन बुक ग्रोथ पे फोकस करोगे तब तो नंबर्स बहुत खराब लगेंगे। लेकिन डिसबर्समेंट का नंबर हम देखें, इनका जो मेन प्रोडक्ट है माइक्रो फाइनेंस का, क्योंकि अगर मैं अरमान में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे माइक्रो फाइनेंस साइकिल प्ले करना है ना, मेन तो मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूं। तो वो वाला बुक कैसा कर रहा है, उस सेगमेंट में कैसी परफॉर्मेंस है, ईल्ड के नंबर कैसे हैं, क्योंकि एक बहुत कॉमन सेंस की चीज है। अगर कोई भी लेंडर अपना ईल्ड इंक्रीज कर रहा है, जैसे हमने सीए ग्रामीण को देखा, उन्होंने ईल्ड को बढ़ाया। एक दो और लेंडर को हमने डिस्कस किया था माइक्रो फाइनेंस में, उन्होंने भी ईल्ड को इंक्रीज किया है और अरमान ने भी किया है, लगभग 8 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है। तो अगर इस इन्वायरमेंट में कोई भी लेंडर ईल्ड बढ़ा रहा है, यानी कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल में जो उसने लोन दिया है ना फ्रेश कस्टमर्स को, उसका रीपेमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। क्योंकि वो पैसा अगर मुझे टाइम पे आएगा तभी तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं जो फ्रेश लोन दे रहा हूं उसका भी यील्ड इंक्रीज कर दूं। अगर मुझे वो रिकवरी नहीं हो रही जो अभी से 1-2 क्वार्टर पहले तक का इनका सिचुएशन था, तब कहां कोई लेंडर बात कर रहा था कि हम यील्ड बढ़ाने को देखेंगे, क्योंकि जो लोन आपने पहले दिए हैं उसमें नहीं रिकवरी आ रही। अब आप और यील्ड बढ़ा दोगे, इसका मतलब कस्टमर पे ईएमआई का प्रेशर और बढ़ेगा, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, आपका रीपेमेंट डिफॉल्ट होगा। तो ये एक तरीके से आपको डॉट कनेक्ट करके दे रहा है कि यील्ड इंक्रीज हो रहा है, डिसबर्समेंट का नंबर ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी का नंबर स्टेबल होता जा रहा है, जो हमने बाकी सारे एमएफआई लेंडर्स के अंदर देखा। वो सेम चीज अरमान में भी हमको एक तरीके का कॉन्फिडेंस दे रही है कि ये कंपनी भी आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ के ऊपर अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकती है। बट ऑफ कोर्स अब इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली कैसा आउटलुक दिया है। तो एक तो आई मीन जैसे मैं कुछ लेंडर्स के लिए या कुछ बिजनेसेस के लिए आपको बोलता हूं कि कौन कॉल आपको जरूर सुनना चाहिए। तो एक तो लेंडिंग में आपका एसबीएफसी फाइनेंस आता है, दूसरा है आपका अरमान फाइनेंशियल। मतलब बहुत छोटी कंपनी है, ये माइक्रो कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इनकी मैनेजमेंट को जब आप सुनोगे ना तो इनकी कमेंट्री ऐसे लगती है कि जैसे जो इनका एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस है वही ये मार्केट को बता रहे हैं, वही ये एनालिस्ट कम्युनिटी को बता रहे हैं। मतलब कुछ भी आपको ऐसा शुगर कोटिंग नहीं लगेगा। अगर कोई चीज इनको खराब लग रही है या किसी चीज में ये खुद डाउट में है ग्रोथ को लेकर के या एसेट क्वालिटी को लेकर के, तो मैनेजमेंट क्लियरली बोलता है कि हमें खुद भी इस चीज का आइडिया नहीं है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में क्या होने वाला है। तो आपको बहुत आई मीन एक बहुत बड़ा आप डिफरेंस वहां पे बना सकते हो कि ऐसी मैनेजमेंट और जो बाकी मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री को कैसे आप वो क्या बोलते हैं उसको अलग अलग कैसे देखा जाए। मतलब कौन सी मैनेजमेंट शुगर कोटिंग कर रही है और कौन सी मैनेजमेंट जो है वो रियल इनसाइट शेयर कर रही है बिजनेस के बारे में। सो वो चीज है, मतलब अगर आपको टाइम हो तो जरूर आपको सुनना चाहिए ना। इनकी कमेंट्री पे आए तो मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट 5-6 क्वार्टर से ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो चैलेंज चल रहा था ना, आई थिंक Q4 ऑफ FY24 से ये स्टार्ट हुआ था और अभी हम Q2 ऑफ FY26 में है, तो लगभग पिछला 1.5 साल जो गया है कंपनी का कहना है कि वो बहुत चैलेंजिंग क्वार्टर गया है पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सबने मतलब पूरी कंपनीज ने, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या एनबीएफसीज हो, सबने काफी अच्छे से इस पर रिस्पॉन्ड किया। रेगुलेटरी ने भी बीच में वो गार्डरेल्स वगैरह बनाए, उससे भी काफी सपोर्ट मिला एंड अब फाइनली हम अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी देख रहे हैं। आई थिंक हमने जितने भी लेंडर्स को डिस्कस किया माइक्रो फाइनेंस में, अरमान की मैनेजमेंट सबसे लास्ट है जिन्होंने ये वर्ड बोला है कि हम अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी देख रहे हैं। वरना हर एक कॉन कॉल में हम डिस्कस करते थे मैनेजमेंट कॉशियस ज्यादा होता था और थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंट होते थे कि माइट भी चीजें आगे इंप्रूव हो सकती है। बाकी मैनेजमेंट को आप सुनोगे अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब कमेंट्री दे रहे थे, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़े से आप बोल सकते हो अग्रेसिव ज्यादा है या फिर मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो ज्यादा देना पसंद करते हैं पहले। अरमान की मैनेजमेंट जो है वो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव है। मतलब जब तक इनको कोई चीज श्योर नहीं होती ना, और उसमें भी मैनेजमेंट ये क्लॉज जरूर लगा देता है हो सकता है आगे चल के चीजें चेंज हो जाए। तो इस तरीके, चाहे सेक्टर अच्छा करे या सेक्टर खराब हो, इस तरीके का अप्रोच रहता है इनका। तो अभी इन्होंने बोला है कि अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी हमको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज सितंबर में इनका कहना है कि जो बैड लोन का नंबर है ना, यानी जो एनपीए का नंबर मेरा पहले के क्वार्टर में बन रहा था, उसमें मुझे मॉडरेशन देखने को मिला है, उसमें मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्लस कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर भी मेरे इंप्रूव हुए हैं। मतलब इनका कहना है कि अगर आप वो जीरो बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर देखोगे सितंबर में, तो वो मेरा 99% है। इसका मतलब क्या है कि वो कस्टमर्स जो अभी तक डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने टाइम पे किया है, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी 99% है। मतलब वो एक भी ईएमआई मतलब उनको ड्यू हो ही नहीं रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि कस्टमर को 15 डेज हो गए, 20 डेज हो गए, उस वाले बकेट में कस्टमर का, कंपनी का पूरा 99% का कलेक्शन एफिशिएंसी है। प्लस कंपनी कह रही है जो सितंबर 2024 से हमने पोर्टफोलियो बनाया है, यानी पिछले साल सितंबर 2024 से,
उसमें हमारा जो जीरो बकेट में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 99.4% है। मतलब वही हमने डिस्कस किया ना कि कोई भी लेंडर यील्ड तभी बढ़ाएगा अगर उसका पिछला 1-1.5 साल का जो पोर्टफोलियो है उसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा होगा, जो अरमान का चल रहा है। कंपनी कह रही है उसमें 99.4% का हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर चल रहा है। एंड इसी की बेसिस पे कंपनी कह रही है कि हमें अब ऐसा लगता है कि जो वर्स्ट था क्रेडिट कॉस्ट के पार्ट के ऊपर या एसेट क्वालिटी के पार्ट के ऊपर वो अब जा चुका है, जो हम पिछले 1-2 क्वार्टर से बाकी सारे लेंडर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेम अरमान की मैनेजमेंट ने भी इस क्वार्टर में फाइनली वो कमेंट्री दी है। प्लस हमने 1-2 क्वार्टर में आई थिंक Q4 ऑफ FY25 में हमने डिस्कस किया था कि अरमान की मैनेजमेंट ने ना, मतलब एक तो आपकी जो एमफिन जो ये रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने कुछ आपको ऐसे गार्ड रेल्स बना के दिए थे कि जो 2 लाख से ज्यादा कस्टमर है उसको आपको लोन नहीं देना है, 4 से जिसने लोन ले रखा है 4 लेंडर से उसको लोन नहीं देना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा अरमान की मैनेजमेंट का व्यू था कि ये सारी चीजें जो है वो एक्सटर्नल है प्लस टेम्पररी है। मतलब ये सारे गार्डरेल्स आपके हमेशा नहीं रह सकते, 1 साल रहेगा, 1.5 साल रहेगा, जब चीजें इंप्रूव होंगी तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको रिलैक्स कर दी जाएंगी, ये सारे रूल्स वगैरह। लेकिन एक लेंडर को अगर सस्टेनेबली ग्रो करना है इस इंडस्ट्री के अंदर तो उनको खुद अपने अंडर राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए अरमान ने ये फाइंड आउट किया था कि इनका जो अंडर राइटिंग का सिस्टम है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब एक इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हमारा जो लोन ऑफिसर है, मतलब जो फील्ड पे जा रहा है लोन लेके आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं क्रेडिट अंडर राइटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बिकॉज लोन ऑफिसर का इंसेंटिव उसी पे बनता है कि जितना ज्यादा वो लोन बनाए, और फिर अंडर राइटिंग में भी अगर वो इन्वॉल्व होता है तो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो इसीलिए इन्होंने वो डिसाइड किया 6 महीने पहले कि हम इन दोनों को ना बिल्कुल अलग कर देंगे, एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे जिसका काम सिर्फ अंडर राइटिंग के ऊपर होगा। अब इसमें इनकी मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा कॉस्ट बिल्कुल बढ़ेगा, हमारा ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, एक नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, ये सारी चीजों पे खर्चा जाएगा। लेकिन इससे हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है, मतलब इंक्रीमेंटल जो मेरा स्लिपेजेस होता है, वो 3 टाइम इंप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो इस क्वार्टर में मैंने जो लोन दिया, इस साल जो मैंने लोन दिया, अब इसमें से इस बुक में से अगले साल जो मुझे एनपीए बनना था ना, उसमें मेरे को 3 टाइम इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस वाले, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करता हूं। सो कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, आई थिंक 150-160 ब्रांचेस में इन्होंने अप्लाई कर दिया था। अभी कंपनी का कहना है कि हमारे 50% जो ब्रांचेस है उसमें हमने ये नया वाला जो रिफॉर्म है, जो ये हमारा मतलब जो तरीका है, इसको हमने अप्लाई कर दिया है। प्लस बाकी ब्रांचेस पे कंपनी हम देख रही है इस सेम फॉर्मेट को अप्लाई करने पे। देन ग्रोथ पे अगर हम आए तो इन्होंने गाइडेंस एग्जैक्टली नहीं दिया कि कितना ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। जैसे हमने जीवन को देखा, एक्विटास को देखा, आई थिंक एक और हाँ सीए ग्रामीण को भी डिस्कस किया था, उन्होंने भी गाइडेंस दिया है। तो इन्होंने एग्जैक्ट ग्रोथ गाइडेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि डिसबर्समेंट का नंबर पिकअप करना स्टार्ट कर गया है हमारा, और अगर आप अक्टूबर का नंबर भी देखोगे, सितंबर का नंबर भी देखोगे, तो हमने लगभग 140 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट किया है एक सिंगल मंथ में, जो कि लास्ट 6 मंथ्स में सबसे ज्यादा है। फिर आगे इनका कहना है कि हमारा टारगेट है कि हम 180 करोड़ के आसपास का मंथली डिसबर्समेंट तक पहुंचे। तो एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये जरूर इंडिकेट किया है कि यहां से जो ट्रेंड है ना वो आपका अपवर्ड रहेगा। मैनेजमेंट का कहना, एक इनको पूछा भी गया, जैसे अरमान को हमने बार बार डिस्कस किया है ना कि इनकी डीएनए में है कि जब इंडस्ट्री बहुत अच्छा करती है तब ये सबसे एग्रेसिव ग्रो करते हैं। मतलब तब आप इनका ग्रोथ रेट देखोगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 टाइम ये कंपनी ग्रो करती है। इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है 15-20%, अरमान फाइनेंशियल की ग्रोथ होती है 50-60%। लेकिन जब जैसे आपको दिखेगा कि इंडस्ट्री में थोड़े से हेडविंड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ये कंपनी सबसे पहले आके एक तो मतलब मार्केट को बता देती है। अगर आप इनका Q3 ऑफ FY24 का कॉन कॉल सुनो या Q4 ऑफ FY24 का कॉन कॉल पढ़ोगे, आपको दिखेगा कि ये मैनेजमेंट पहली मैनेजमेंट थी जिन्होंने इस सेक्टर में ओवर लेवरेजिंग वर्ड यूज किया था। बाकी और कोई उस टाइम पे बात भी नहीं कर रहा था, सब बहुत एग्रेसिव थे माइक्रो फाइनेंस को लेकर के। इनकी मैनेजमेंट ने पहले हाईलाइट किया था कि सेक्टर में हमको ओवर लेवरेजिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है। और वही इनको पूछा गया कि अब जैसे सेक्टर में टेलविंड इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में आपका जो लोन बुक ग्रोथ है वो बहुत हाई रेट पे जाएगा। बट इसमें मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो थोड़ा सा कॉशियस आप बोल सकते हो। इनका कहना है कि पिछले जो क्रेडिट साइकिल्स थे ना वो बहुत अलग थे इस वाले क्रेडिट साइकिल से। ये एक्चुअली काफी मैनेजमेंट ने बोला है इस वाले क्रेडिट साइकिल को लेकर के। इनका कहना है पहले के क्रेडिट साइकिल में आपका एक्सटर्नल इवेंट जो था वो इंपैक्ट करता था। जैसे आप कोविड को देखो तो एक एक्सटर्नल इवेंट था, आप देखोगे जीएसटी हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, बीच बीच में कहीं पे फ्लड आता था, उसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म चैलेंज देखना पड़ता था इंडस्ट्री को। तो ये आपके एक्सटर्नल इवेंट होते थे। लेकिन ये वाला जो क्रेडिट साइकिल गया है, कंपनी का कहना है कि ये इंटरनल इश्यूज की वजह से गया है। मतलब लेंडर्स ने कहीं ना कहीं कंट्रोल अपना लूज कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा ग्रीडी हो गए वो लोन देने के चक्कर में, और ओवर लेवरेजिंग का इशू बना। तो इस क्रेडिट साइकिल में हमें अभी नहीं लगता एज ऑफ नाउ कि हमें वैसा बहुत एग्रेसिव जाने की
जरूरत है हमें। हालांकि चीजें अच्छी हो गई है लेकिन स्टिल हम थोड़ा ग्रेजुअल अप्रोच इसमें फॉलो करेंगे, जहां जहां हमें कंफर्टेबल लगेगा उस तरीके से हम ग्रो करने को देखेंगे। तो इस तरीके की इनकी कमेंट्री है, कमेंट्री कॉशियस है। लेकिन साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि इंडिया में मोस्टली आप बिजनेसेस को देखोगे ना, तो बिजनेसेस का भी प्लस लोगों का भी जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो आज तो हम ये गाइडेंस दे रहे हैं कि हमारा अप्रोच थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, लेकिन माइट भी कल को चल के हो सकता है कि जब हम देखें इंडस्ट्री में टेल विंड्स अच्छे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और ओवरऑल ऐसा कुछ इशू ना हो, तब शायद हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रो करने को देख जाएं। तो ये भी एक तरीके से इन्होंने मतलब एक तरीके से आपको हिंट दिया है कि अगर अपॉर्चुनिटी दिखेगा मैनेजमेंट को तो सेम जैसा इन्होंने पास्ट में किया है, आगे भी कंपनी वैसा कर सकती है, सबसे फास्ट रेट पे ग्रो कर सकती है। और बुक भी बहुत छोटा है तो उसका भी एडवांटेज मिलता है कंपनी को। देन इनका डिस्बर्समेंट वाला पार्ट अगर हम देखें तो आई मीन आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट का कहना है कि वैसे तो अगर डिस्बर्समेंट के नंबर को ग्रो करना हो तो हम एकदम से कर सकते हैं, जैसे इस क्वार्टर में किया, आने वाले क्वार्टर्स में भी कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए हमारा जो क्रेडिट फिल्टरेशन है ना, उसको हमको बहुत लूज करना पड़ेगा। अभी अगर आप इनका रिजेक्शन रेट देखोगे, रिजेक्शन रेट नहीं, आई थिंक इन्होंने लॉग इन टू डिसबर्समेंट रेट का डेटा दिया था कि कितने फाइल्स इनके पास आते हैं, उसमें से कितने अप्रूव होते हैं, मतलब कितनों को कंपनी लोन देती है। तो वो सिर्फ 20% है, यानी 100 फाइल आती है तो कंपनी सिर्फ उसमें से 20 कस्टमर को लोन अप्रूव करती है। और जो इनका कस्टमर सोर्सिंग का जो क्राइटेरिया है उसको ऑलरेडी इन्होंने स्ट्रिक्ट किया हुआ है, यानी पहले से ही आपके पास बहुत कम कस्टमर्स आते हैं पास्ट के कंपैरिजन में, और उसमें से भी आप बहुत कम को लोन अप्रूव करते हो, सिर्फ 20% को लोन अप्रूव करते हो। तो इतना ज्यादा इनका रिजेक्शन रेट है। सो कंपनी कह रही कि उसको हमको ना बहुत लूज करना पड़ेगा, जो कि अभी हम कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि पिछला एक साल का जो आप हमारा पोर्टफोलियो देख रहे हो जिसमें कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वो इसीलिए अच्छी है बिकॉज हमने अंडर राइटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा है। जैसे हमने डिस्कस किया ना कि इन्होंने ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया, ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया, तो ये सारे चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। तो इसलिए कंपनी कह रही है डिस्बर्समेंट का नंबर ग्रो करेगा, लेकिन आई मीन एटलीस्ट नियर टर्म में बहुत एग्रेसिव अभी ये नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल हैं ग्रोथ के साथ में, ये इन्होंने कमेंट किया है। एसेट क्वालिटी पे इनका कहना है कि अक्टूबर में भी कलेक्शन एफिशिएंसी हमारा अच्छा रहा है, जबकि अक्टूबर में आपके हॉलीडेज होते हैं। तो जनरली आप देखोगे लैंडिंग बिजनेसेस में, स्पेशली अनसिक्योर्ड में, जहां पे आप छोटे बोरोवर से डील करते हो, जब भी फेस्टिव पीरियड आता है ना, आपका ये डेलिक्वेंसी बढ़ जाती है, थोड़ा सा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर डिप करता है। लेकिन इनका कहना है हमारा अक्टूबर में कलेक्शन एफिशिएंसी सितंबर से भी बेटर हुआ है। आई थिंक 20 बेसिस पॉइंट का इन्होंने गाइडेंस दिया, गाइडेंस बोल रहा हूँ, कमेंट्री दिया कि अक्टूबर का कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर हुआ है। तो अभी तक तो चीजें सही चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर के बेसिस पे हमको आगे का कन्विक्शन आएगा कि Q4 की ट्रेजेक्ट्री कैसे रहेगी। अगर Q3 में भी कंपनी ने इस तरीके का मोमेंटम देखा जो उन्होंने Q2 में देखा है, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि Q4 में हम बहुत अच्छा रिकवरी देख सकते हैं, और फिर मतलब ऑफ कोर्स आपका ग्रोथ का नंबर भी धीरे धीरे पिकअप करना स्टार्ट करेगा। बाकी ऐसा कोई एग्जैक्ट उन्होंने ना क्रेडिट कॉस्ट पे गाइडेंस दिया है, ना लोन बुक पे गाइडेंस दिया है, लेकिन एक आपको ट्रेजेक्ट्री तो दिख ही रही है कि क्रेडिट कॉस्ट का नंबर लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। लोन बुक तो ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन डिसबर्समेंट का बुक जो है वो फाइनली इस क्वार्टर में हमको ग्रो होता हुआ दिखा है। प्लस कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की भी तरफ आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक लास्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करें इनका, वो एमएसएमई बुक का, कि कंपनी इतना हाई यील्ड किसको चार्ज करती है। सो इनका कहना है कि यील्ड देख के आपको लग सकता है कि हम बहुत रिस्की कस्टमर से डील कर रहे हैं, जिनको हम 34-35% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्की कस्टमर नहीं है। ये एक तरीके का हम अपॉर्चुनिटी हमने वहां पे फाइंड आउट करी है, एक ऐसे कैटेगरी में जहां पे सप्लाई बहुत कम अवेलेबल है। मतलब उन कस्टमर्स के पास में बैंक तो नहीं है, इनफैक्ट बहुत अदर एनबीएफसीज भी जो हैं वो उनको लोन नहीं देती है। प्लस वो ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको इंस्टेंट लोन अप्रूवल चाहिए, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। काइंड ऑफ आप कैप्री ग्लोबल में जो हमने डिस्कस किया था ना, उनका गोल्ड लोन के जो कस्टमर्स है, थोड़ा थोड़ा उस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं। अब इनका कहना है कि अभी तो हमारा जो कस्टमर बकेट है वो काफी छोटा है, तो इतना यील्ड हम बहुत आराम से चार्ज कर सकते हैं। प्लस हमें लगता है नियर टर्म में हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई प्राइसिंग प्रेशर हमारे पास में नहीं है। क्योंकि ये अगर आप कस्टमर का प्रोफाइल देखोगे तो मतलब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि वो आपके वो वेजिटेबल्स होते हैं ना, जिनका वेजिटेबल का बिजनेस है, फ्रूट का बिजनेस है, तो 10,000 का वो लोन लेते हैं, अपना स्टॉक फिल करते हैं, और पूरे दिन में उसको सेल करके लगभग 11,000-12,000 वो पर डे अर्न करते हैं। यानी 10,000 का क्रेडिट लेके आपने 10% का रिटर्न बनाया, उस पर एक तरीके से आरओआई बनाया पूरे दिन में। तो कंपनी कह रही है कि इस तरीके के वो कस्टमर्स होते हैं, तो वो एनुअली मुझे कितना इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, ओवरऑल यील्ड कितना है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो अभी उनके बिजनेस में क्या जरूरत है, बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है। तो कंपनी कह रही है ये जो यील्ड है हमारा, इसको हम काफी आराम से मेंटेन कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। बाकी ओवरऑल गाइडेंस इनका अच्छा है। एसेट क्वालिटी भी इन्होंने बोला है कि ट्रेंड तो अच्छा लग रहा है, Q3 होपफुली अच्छा जाना चाहिए, अक्टूबर अच्छा गया है, और बाकी ग्रोथ वगैरह पे तो हमने डिस्कस किया है, कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है उसको लेकर के। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था अरमान के ऊपर। मतलब गाइडेंस इन्होंने नहीं दिया है, आरओए के लिए भी इनको पूछा तो इनका कहना है कि अब हम मतलब कमेंट्री देने को तो कुछ भी रोजी पिक्चर आपको बता सकते हैं कि आरओए 7% था हमारा एक टाइम पे, या 7.5% था, लेकिन सस्टेन
सस्टेनेबली जो इस बिजनेस में हम आरओए बना सकते हैं वो 3 से 4% का बना सकते हैं। हालांकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जब आई थिंक FY23 FY24 का आप इनका नंबर देखोगे तो 7-7.5% का आरओए था कंपनी का, तो वो एक मतलब बिल्कुल पीक था, बहुत एक्सट्रीम टेलविंड था तब इंडस्ट्री में। लेकिन अभी तो इनका आरओए नेगेटिव है, तो जैसे जैसे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आरओए कंपनी का आराम से 3-3.5% तक जाएगा, आरओई इंप्रूव होगा। तो वही सारे तो लीवर्स होते हैं किसी भी लेंडिंग स्टॉक के अंदर री रेटिंग का। तो ये है, मतलब अभी तो नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है, वैल्यूएशन वगैरह आप देखोगे तो मतलब ठीक ही है, 2 के आसपास का प्राइस टू बुक है। और अभी तो नंबर इसलिए भी कम लग रहा है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं रही है ना, इस क्वार्टर में कंपनी का पैट पॉजिटिव हुआ है। आने वाले क्वार्टर्स में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आपको दिखेगा बुक वैल्यू और नीचे की तरफ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ और बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट ट्रेंड यहां से अच्छा लग रहा है इस बिजनेस का। एंड अरमान पे इसलिए भी कॉन्फिडेंट आता है कि इनकी मैनेजमेंट ने सबसे लास्ट में ये 2 वर्ड यूज किए हैं। मतलब इससे पहले के क्वार्टर्स में आप इनका कॉन कॉल सुनोगे ना तो मैनेजमेंट ये वर्ड यूज नहीं करता था कि ग्रोथ को लेकर के हम कंफर्टेबल हैं, एसेट क्वालिटी को लेकर के हमारा व्यू जो है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल है कि एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट यहाँ से सस्टेन कर सकता है। ये दोनों वर्ड कंपनी पहले के क्वार्टर में पॉजिटिव वे में यूज नहीं करता था, वहां पे हमेशा ये कॉशियस ज्यादा होते थे और ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पे लेकर के कॉन्फिडेंट कम होते थे। इस क्वार्टर में डिफरेंट हुआ है, मतलब इस क्वार्टर में ये ग्रोथ को लेकर के इन्होंने बात करी है, प्लस आप देखोगे एसेट क्वालिटी पे इन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया है कि क्रेडिट कॉस्ट का नंबर हमारा ये 3rd कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे नीचे रहा है, आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें ट्रेंड वैसा लग रहा है। तो ये एक तरीके से आपको दिखाता है कि जब कंजर्वेटिव लेंडर इस तरीके की कमेंट्री दे तो मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री में भी चीजें अच्छी चल रही है, प्लस इसके लिए भी आउटलुक आगे का अच्छा लगता है। सो ये था डिस्कशन अरमान पे। इसके अलावा एक और अच्छा लेंडर है माइक्रो फाइनेंस में, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, माइट बी कल या परसों। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।